क्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। जब भी आगजनी या भगदड़ जैसी दुर्घटनाएं होती हैं तो सुरक्षा नियमों की बात चलती है। पूछा जाता है कि सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं। दुर्घटना की जांच के लिहाज से ये सवाल अहम हो सकता है, पर असली सवाल कुछ और है। क्या बंदोबस्त करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं? मसलन इमारतें बनाते वक्त सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। पर हम हैं कि सवाल हमेशा दुर्घटना के बाद ही पूछते हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ के एक सिनेमा घर में आग लगी तो सबसे पहले वही सवाल पूछा गया कि वहां पर कानून के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम थे या नहीं। खबरों के मुताबिक वहां पर आग बुझाने के लिए साजो सामान था, लेकिन इस साजो सामान के उपयोग के लिए कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं था। इस हालत में साजो सामान का क्या फायदा? गनीमत ये रही कि 1000 दर्शकों के सामर्थ्य वाले इस सिनेमा घर में सिर्फ 6 लोग फिल्म देख रहे थे। इन लोगों को फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। सिनेमा घर में बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसको एक बार आग लग जाए तो आग के बढ़ने का काम मुश्किल नहीं होता। इसलिए अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अगर वहाँ पर ज्यादा लोग होते तो उनको सुरक्षित निकालना कितना मुश्किल होता। कहने को कहा जा सकता है कि ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम करते वक्त इन्हीं काल्पनिक सवालों के जवाब में ठोस इंतजाम करने होते हैं। अपने स्तर पर प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है और सुरक्षा बंदोबस्त सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या इमारतें बनाते वक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं और क्या प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बंदोबस्त काम करने की हालत में है। आज के दौर में निर्माण क्षेत्र एक बड़ा व्यवसाय है। इमारतें एक दूसरे से सट रही हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इन हालात में सुरक्षा बंदोबस्त की बाहर से अपेक्षा कम से कम की जा सकती है। जरूरी है कि बंदोबस्त अंदर हों, पुख्ता हों और काम करने की हालत में हों। सुरक्षा नियमों और बंदोबस्त में कोई खाई है, चाहे दोनों एक सुर हैं। हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विपिन मलिक, जो आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, पहले सरकारी कॉलेज में और अब भद्दल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। सुरेंद्र बागा, जो पंजाब एंड चंडीगढ़ चैप्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के चेयरमैन हैं। MPS चावला, जो चंडीगढ़ नगर निगम के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और पहले नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। इस वक्त जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं या जितनी बन चुकी हैं, उनके सेफ्टी नॉर्म्स कैसे हैं? प्रॉपरली उनको देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? मैं इनमें एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने बोला इमारतें बनाते वक्त सुरक्षा नियमों का पालन। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ स्टैटिस्टिक शायद आपको भी हैरान कर दें। जी, हमारे यहाँ 33 मिलियन पीपल जी सुरक्षा इमारतें बनाने के काम में लगे हुए हैं। जी, और 4000 पूरे हिंदुस्तान भर में। जी हाँ जी, and 3,921 billion rupees are involved in it. जी, 33 million people. जी। Now आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि इमारतें ऑक्यूपेंसी के बाद ही सुरक्षा नियमों के लिए नहीं है, लेकिन जब वो बन रही हैं तब भी उनमें सुरक्षा नियम इस्तेमाल होते हैं कि नहीं, इसके लिए काफी कानून बने हुए हैं। और अगर आप इतिहास में देखें तो आज से बहुत साल पहले 1782 बिफोर क्राइस्ट में किंग हमुराबी, जो कि बेबीलोनिया के किंग थे, उन्होंने 82 कोड्स बनाए थे जी। और उनमें अगर किसी ओनर मर जाता है तो आंख का बदला आंख, दांत का बदला दांत वाले 231, 232, 233 इस तरीके से थे। लेकिन हमारे यहाँ 1996 में जी एक जो कानून पास हुआ था, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996 जी, इसके अंतर्गत जो ये 33 मिलियन जिनकी सुरक्षा भी हमारे जिम्मे है इस कानून के अंतर्गत, और जिसकी मैं समझता हूं आप भी बात कर रहे हैं, उसका भी प्रावधान रखा गया है। 33 मतलब 3.5 करोड़। जी हाँ, 33 मिलियन। जी, ये एक थोड़ा सा पुराना स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, अब वो अब 4 करोड़ मिलियन हो गए जी। ना इसके अंतर्गत कई एक प्रावधान है कि इमारतें जब बनती हैं तो उसमें आपने वर्कर्स, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करें? सुरक्षा, क्योंकि आपको अगेन इस बात पे हैरानी होगी कि इन में 4 to 5 टाइम फैटल एक्सीडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं जी। तो उसके अंतर्गत
कई एक प्रावधान किए गए हैं इस कानून के अंतर्गत, जिसमें कि वो चीज उनको प्रोवाइड करनी होती है, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन देखना होता है, वो क्या चीजें बना रहा है, क्या चीजें नहीं बना रहा है, किस तरीके से बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसका सारा प्रावधान देखना होता है। तो पब्लिक हेल्थ या पब्लिक सेफ्टी में 3 चीजें आती हैं, बिल्डिंग बनने से पहले जी, और बिल्डिंग बनने से पहले का मतलब कि जब आप आर्किटेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं तब भी जी, और आर्किटेक्ट के सिलेक्शन के बाद जो वहां की प्लानिंग हो रही है उसमें भी वो सुरक्षा नियम रखे गए हैं कि नहीं, कि ग्रीन बेल्ट, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट जो है, हमारे आजकल हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बड़ा कॉन्शियस है, तो वो भी चीज रखी गई है कि नहीं, कि हम वो प्लानिंग, उसकी लोकेशन कहाँ कर रहे हैं, उसके चारों तरफ हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या नहीं छोड़ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट हैं कि नहीं है, ताकि आदमी को स्वस्थ रह सके। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट होता है जब बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है जी, जिस समय बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो जाती है तो उसके रेजिडेंट्स के लिए क्या सुरक्षा नियम रखे गए हैं जी। और आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड जो कि बनाया गया था 1970 में जी, उसके अंतर्गत ए से लेके जेड तक कैटेगराइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स हैं, जिनके लिए अलग अलग किस्म के कोड बने हैं, रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, ये सारी तरीके की बिल्डिंग्स हैं। तो इन सब के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी जब हो गई बिल्डिंग की तो सब सुरक्षा नियम क्या हैं। उसके बाद हम थर्ड में आते हैं, जब हम डेमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग करते हैं तब क्या सुरक्षा नियम रखे गए। हर एक आदमी की तरह से बिल्डिंग की भी मृत्यु होती है जी, और उसमें डेमोलिशन में जब हो जाती है तो उस समय हमें देखना है कि तब भी आपने सुरक्षा नियम रखे कि नहीं जी। तो अब ये 3-4 प्रकार की सुरक्षा नियम बीच में आ जाते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। आपने बहुत तफसील में ये सारी बात बताई है। सुरेंद्र जी, उन्होंने कहा कि अलग अलग दौर में, बिल्डिंग बनने से पहले, बिल्डिंग बनने के दौरान, और जब बिल्डिंग बिल्कुल डिमोलिश करने लायक हो गई तब, आपको क्या लगता है कि जिस किस्म के ये सारे रेगुलेशंस हैं वो क्या अप्लाई हो रहे हैं अभी? मैं समझता हूं कि इसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं सारी चीज में। एक तो जो फायर इंजीनियरिंग है पूरा सब्जेक्ट एज सच, वो जहां तक मेरा नॉलेज आता है कि ये हिंदुस्तान में एक ही कॉलेज है नागपुर में जहां से फायर इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जी। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे पास स्किल्ड फायर इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर्स जो आर्किटेक्ट को या बिल्डिंग बनाने वालों को ये कहे कि इसमें क्या, ना हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं ना इंजीनियर्स हैं जी। तो ये कंट्री में एज सच इट्स अ बिग प्रॉब्लम जी। दिस इज नंबर 1। तो मैं सबसे पहले ये अपील करूंगा सब लोगों को कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये ब्रांच होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग का जी। दिस नंबर 1, क्योंकि आग ही एक ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं बिल्डिंग्स में। बिल्कुल जी। हाँ जी। दूसरा इशू है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं जी, वो जब तो एक बार एनओसी लेना होता है, क्लियरेंसेस लेनी होती है, तो वो पहली बार तो उसके सारा सही हो जाता है जी। उसके बाद उसका पीरियोडिक कोई चेकअप नहीं है जी। तो जब भी कभी आग लगती है तो हमने हमेशा ये पाया कि वो या तो उस टाइम वो बंदा ही मौजूद नहीं था जी, या वो इक्विपमेंट ही नहीं चला जी। तो दिस इज अ सेकंड प्रॉब्लम। मतलब जो इक्विपमेंट है, जो टोटल अरेंजमेंट है, उसको फंक्शनल रखना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का अगर मान लो 15 साल आग नहीं लगी जी, तो 15 साल में तो इक्विपमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है ना। तो उसको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स देयर शुड बी अ मॉक ड्रिल जी, कि भी उसको टेस्ट करो, चेक करो कि भी चलता भी है कि नहीं चलता। ठीक। तीसरा एंगल इसमें आता है कि जो मैन पावर है जी, हम इस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, अगर कोई आग लग गई तो जो बंदे वहां यूज कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि कहां से बटन दबाना है, कहां से आग लगनी है, कहां से निकलना है जी। तो आई थिंक जो यूजर्स होते हैं, जो लार्जर ग्रुप होता है, विजिटर्स होते हैं, उनको थोड़ा गाइड करने की जरूरत भी रहती है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से इधर से निकलना। मतलब एक इमरजेंसी ट्रेनिंग जैसी जो बात है वो सभी के साथ जो भी वहां पर रहते हैं उनको हो, ताकि कोई भी बंदा उसको ऑपरेशनल कर सके। चावला जी, इसका एक जो एस्पेक्ट है खासतौर पे सेफ्टी नॉर्म्स, अगर हम आग की बात करें तो वो प्रशासन के साथ जुड़ता है। पहले तो हर बिल्डिंग में जो सुरक्षा बंदोबस्त हैं वो हों, उसके बाद वो ऑपरेशनल रहें। इसका एक एस्पेक्ट जो प्रशासन के साथ जुड़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन उसमें पूरा सचेत रूप में इन्वॉल्व रहता है? मैं इसकी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आपको बताने जा रहा हूं कि जब बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग अब चंडीगढ़ में बन रही है, मैं चंडीगढ़ के ऊपर बात करना चाहूंगा जी। तो एनओसी, जैसे बागा साहब ने बताया कि एनओसी इज ए मैंडेटरी जी, और लोग लगा रहे हैं जी। अब
इसमें ये भी एक एक्ट में है कि उन्होंने एक आदमी हायर करके वहां रखना है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि वो बैठा रहे, कब आग लगेगी कब नहीं, तो वो आदमी लाइटली लेते हैं जी। मैं पहले चेकिंग पे जाता रहा हूँ, DT मॉल वगैरह पे भी गया था, तो उनके लोगों को समझ ही नहीं थी, सिस्टम लगे हुए थे पर किसी को समझ नहीं थी, जैसे बागा साहब ने बताया, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं, अगर वो किसी स्किल्ड आदमी को जिसको पास इसकी वजह से वो लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये इनकी जो फायर डिपार्टमेंट है, इनकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी मॉक ड्रिल्स हो या इनकी एक टीम होनी चाहिए जो जहां जहां बड़ी बिल्डिंग्स है स्पेशली पहले उनको प्रायोरिटी पे लेके कि उनके आदमियों को ट्रायल्स देके उनको पूछे भी आप 1-2 सिलेंडर चला के दिखाओ क्या सिस्टम है। वहां उनको जो टोटल स्टाफ है, वहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, होटल है तो उसमें सारा स्टाफ है डे एंड नाइट का, किचन वाले लोग हैं, सब हैं, तो उनको सबको इकट्ठा करके इनको एक आधी ट्रेनिंग महीने में एक बार इनको दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो भी कोई भी होगा, रात को होगा या दिन में होगा, तो वो मौका संभालेगा। बेसिकली जितने भी ये सिस्टम्स लगे हैं बिल्डिंग में, ये 10-15 मिनट के लिए यूज होते हैं जी, इसकी ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ फायर सर्विसेज मैं कहूंगा कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज में हम लोग यहाँ इक्विप्ड हैं जी। और जो उनके आने का टाइम है 5 या 10 मिनट से ऊपर चंडीगढ़ नहीं लगता जी, वो 10 मिनट बेसिकली संभालना है बिल्डिंग वालों ने कि उस टाइम को कंट्रोल कर लो, ताकि जब तक वो पहुंचे तो वो आगे बढ़े ना। इससे ज्यादा कंट्रोल कोई बिल्डिंग वाला नहीं कर सकता जी। मैं इसके ऊपर बेसिकली यही कहूंगा कि लोगों को ट्रेनिंग देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ। सुरेंद्र जी, एक बात जो मुझे आपकी बातों से ही समझ में आई है वो ये लगता है कि तमाम सोसाइटी, खासतौर पे मतलब जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में भी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पर बंदोबस्त हैं और उसको यूज करने के लिए बंदे चाहिए, तो ज्यादा लोगों को अगर ट्रेनिंग हो तो उसमें आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन में भी या कॉलेज एजुकेशन में भी कुछ जरूरत है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में नॉट ओनली दिस, जैसे अर्थक्वेक के इश्यूज हैं और फ्लडिंग के हैं और जितने भी डिजास्टर्स होते हैं जी, तो उस सब में मतलब एज ए कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट जी इसको लिया जाना चाहिए और लोगों को ट्रेन करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वर्कशॉप्स करनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आपको ये करना है जी। चावला जी, इसमें प्रशासन कि जैसे आप यहाँ पर चंडीगढ़ में जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है उसकी जो एक कमेटी है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, वो किस किस्म के इनिशिएटिव लेती है ताकि जो फायर से लेकर इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो एफिशिएंट रहें इस शहर में? फायर के लिए तो एमसी इज फुल इक्विप्ड जी, बट जो अदर इमरजेंसी के लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट्स कारपोरेशन के पास नहीं है जी, प्रशासन के पास जरूर होंगे जी, उनके पास टीम है, लेकिन मैन पावर उस समय सारी एमसी की और प्रशासन की इकट्ठी हो जाती है जब भी कोई बात होती है, बट और या इनके पास क्रेन्स हैं, जैसे जो जो चीज जरूरत होती है जी, कस्सी तेसी जो भी निकालने के लिए लेकिन कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं है एमसी के पास कि जो ऐसे इमरजेंसी में। उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो आपके पास फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है वो जाकर वहां पर आग बुझाएगा, दूसरा ये है कि उनके वहां पर जो भी छोटे मोटे बंदोबस्त हैं, जैसे आपने कहा कि उनको जो पहले वाला जो रिस्पॉन्स है वो बिल्डिंग की तरफ से आना हो, वो एफिशिएंट रहे, उसके लिए क्या करता है प्रशासन? प्रशासन ने इसके बारे में कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कानून नहीं बनाया होगा, लोग क्या करें, लोगों के लिए वही जो एक एनओसी हो, एक फायर ब्रिगेड वाला सिस्टम है, वही है बस। तो प्राइमरीली ये है कि हम ये मान के चलें कि प्रशासन उसके बाद जो वो फंक्शनल फॉर्म में रहें उसके बारे में ज्यादा कुछ एक्टिवली कुछ नहीं करता है। इसके साथ ही हमारा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम आगजनी और इससे जुड़े सुरक्षा नियमों पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं यूरोप से बोल रहा हूँ जी बोलिए। मैं थोड़ी डिबेट तो हुणे सुनी क्योंकि मैं जॉब तो आया सीगा अजे जी, लेकिन तुसी अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दो, फिर थोड़ी आवाज मैनू स्पष्ट सुनाई देगी। टेलीविजन तो नहीं आउंदा, ऑनलाइन सुन रहा सीगा। हाँ जी, ये तुसी अपने कंप्यूटर दे उत्ते जिहड़ी आवाज बंद कर दिओ ते फिर तुसी गल करो। अच्छा जी, रणजीत माड़ा इहनूं आवाज घट करिए दी। हाँ जी, तुसी बोलो। हाँ जी सर जी, मैं गल ये कर रहा सी कि 2-3 कांड हो गए असी जो रोज देख रहे हैं जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो साडे नाल जुड़े तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इस दौर में जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत सट के बन रही हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ रही है और साइमल्टेनियसली उनकी हाइट भी बढ़ रही है। तो उस लिहाज से ये काफी मुश्किल है कि बाहर से कोई आएगा और आपको इमीडिएटली कोई रिलीफ देगा। तो अंदर जो इंतजाम है वो होना और उसके बाद उसका फंक्शनल होना वो बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में वहां पर कुछ चैलेंज बढ़ गया है? जी हाँ, अगर आप चावला साहब ने कुछ देर पहले चंडीगढ़ के संदर्भ में बात करी जी, चंडीगढ़ के संदर्भ में सटी हुई बिल्डिंगों का तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बाई लॉज हैं और उनको पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो लगातार अमेंड हो रहे हैं। जी हाँ, उसी में मैं आ रहा था जी। एक तो बेसमेंट्स बन गई हैं, जो कि आपको मालूम होगा बेसमेंट्स अलाउड हो गई हैं, और आप किसी भी सेक्टर में जाइए, 17 में जाइए, 22 में जाइए, सब नीचे बेसमेंट्स अलाउड हैं जी। और बेसमेंट्स में एटलीस्ट जहां भी मैं और दूसरी जो इमारतें बन रही हैं वो है मल्टीप्लेक्सेस एंड होटल्स इंडस्ट्रियल एरिया में, और कई जगह मल्टीप्लेक्सेस वगैरह बन रहे हैं। तो इसमें अगर हम फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात ही ज्यादा कर रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूं बिल्डिंग से जुड़े हुए कई और भी नॉर्म्स हैं, लेकिन अगर फायर पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे पास संक्षिप्त टाइम है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि बेसमेंट्स में मुझे कहीं भी, इस समय मैं कहीं भी जाता हूं चंडीगढ़ की बेसमेंट्स में, मुझे कहीं फायर सेफ्टी नजर नहीं आती, जबकि वहां पर जो पॉसिबिलिटी है आग लगने की, क्योंकि आमतौर पे जो बेसमेंट हैं वो काफी स्टोरेज के तौर पे यूज होते हैं, वहां पर मटेरियल जो पड़ा होता है स्टोरेज में नहीं यूज हो रही है, अब तो बकायदा नीचे शॉपिंग है। हाँ, तो बहुत सारा सामान वहां पर ऐसा है जिसको आग लगेगी तो बुझानी मुश्किल है। वहां मैंने कभी मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे जहां जहां मैं जाता हूं बेसमेंट में मुझे कहीं नजर नहीं आता जी। और उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या चंडीगढ़ की वाहनों की है रखने की, और लोग बाग अंडरग्राउंड पार्किंग की भी बात कर रहे हैं। कुछ जो अंडरग्राउंड पार्किंग आपने 17 में देखी होंगी या कहीं देखी होंगी, वहां भी मुझे कोई नजर नहीं आया, जबकि वहां सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ खड़े हैं जी। पेट्रोल से भरी हुई गाड़ियां, डीजल से भरी हुई गाड़ियां रखी जाती हैं, क्योंकि 17 सेक्टर में अंडरग्राउंड उन्होंने शायद वहां के ओनर्स को दे दिया है, जो वहां के दुकानदार हैं। वहां कहीं आग लगती है तो चावला जी से मैं पूछना चाहूंगा कि उनकी नजर में कभी ये बात है कि वहां पर कुछ रखा हुआ है। दूसरी चीज जो मैंने नोट करी है वो है मल्टीप्लेक्सेस की। एक ऑर्डर है रेगुलेटरी रिफॉर्म फायर सेफ्टी 2005 ऑर्डर, दिस टॉक्स अबाउट रिफ्यूज, और वो रिफ्यूज की बात कहाँ करता है, मल्टीप्लेक्सेस में या हाई राइज तो 15 मीटर से ऊपर हो जाती हैं, तो चंडीगढ़ में तो अभी नहीं इतनी हुई, आसपास जरूर बन रही हैं, लेकिन वहां पे जो डिसेबल लोग हैं उन लोगों के लिए एक कॉर्नर होता है जिसमें कि उसको रिफ्यूज कॉर्नर बोलते हैं, कि जब तक मदद उनके लिए आती है तब तक वो वहां पर है। और मुझे किसी थोड़े बहुत जो मल्टीप्लेक्स नए भी बने हैं, मुझे कहीं, और इवन जो चंडीगढ़ में बना है उसमें कहीं मुझे इवैक्यूएशन प्लान नहीं नजर आता, रैंप्स के जरिए भी जी। और उसमें मुझे कुछ पिछले दिनों मैं एक आर्किटेक्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ जो चंडीगढ़ में नए बड़े मल्टीप्लेक्स बने हैं उनके बारे में नाम लेकर वो बता रहे थे कि इनमें इवैक्यूएशन का कोई प्लानिंग ही नहीं है, इवैक्यूएशन का प्लान नहीं है, रिफ्यूज नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया रेगुलेटरी रिफॉर्म फायर सेफ्टी 2005 ऑर्डर है जी, वो नहीं है। बेसमेंट्स में मुझे कहीं नजर नहीं आता, तो शायद चावला साहब यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जो नई बिल्डिंगें बन रही है मल्टीप्लेक्सेस है, वहाँ प्रॉपर एग्जिट के साइंस है जी। मैंने भी चेकिंग की हुई है जब आई वाज चेयरमैन, तो सारे सिस्टम परफेक्ट है। पुरानी बिल्डिंगों में हाँ इनकी बात ठीक है कि स्कूटर पार्किंग 17 में वहाँ अरेंजमेंट है या नहीं, वो मैं बागा साहब से कहूंगा कि कारपोरेशन अपने लेवल पे वहाँ कुछ करे, क्योंकि दुकानदार नहीं करेंगे। हाँ जी, तो करागा साहब के पास मैं वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं जी? वो शायद फोन कट गया है। बागा जी, आप जो मलिक साहब ने कहा और जो चावला साहब ने कहा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? पहली बात तो ये है कि हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है जी, उसमें हमारे पास कोई 9 कैटेगरीज की बिल्डिंग्स को कैटेगराइज किया गया जी। जहां तक फायर का सवाल है जी, तो हर बिल्डिंग में अलग अलग नॉर्म्स है कि उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मेरे को लगता है कि एक तो उसकी चेकिंग का प्रोसीजर भी बहुत फॉल्टी है जी। एक हमारे पास प्लानिंग का कोई डिवीजन ही नहीं होता कभी भी। आप ये फॉल्टी जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जैसे मुझे बहुत सारा कुछ नहीं पता है, तो मैं मान के चलता हूँ काफी सारे दर्शक होंगे जो जानना चाहेंगे। पहले तो ये है कि हमारे जो फायर डिपार्टमेंट्स है जी, मैं आई एम सॉरी टू से
दैट उसमें बहुत ज्यादा परले दर्जे की करप्शन है। दिस इज नंबर 1 जी। तो किसी भी बिल्डिंग को एनओसी देना है, कुछ भी करना है, तो उसमें लाखों रुपए मांगे जाते हैं। तो कागजों पर ही काम चल जाता है। हाँ जी जी। तो ये एक तो ये है कि ये जो करप्शन ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहां पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इतनी ज्यादा करप्शन है, मैं समझता हूँ कि इस पे नकेल डालनी बहुत जरूरी है जी। दूसरा ये है कि जो रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे मैंने पहले कहा कि रूल्स का तो तब पालन करेंगे ना जब उसको पढ़ने, देखने, समझने वाला कोई बंदा होगा जी। हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स ही नहीं है, ऐसा पैराफर्नेलिया नहीं है जी। तो लेकिन जैसे आप बिल्डिंग्स डिजाइन करते हैं जी, आपके पास जो फायर इंजीनियर अगर नहीं है तो आप अपने स्तर पर कोशिश करेंगे ना कि मैं अपने हिसाब से बंदोबस्त करूं, तो वो क्या बंदोबस्त आप देखते हैं? जहां तक हमारा सवाल है, और आर्किटेक्ट्स की मैं बात करूंगा, हम अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो कॉमन सेंस की बातें हैं, जो लिखा पढ़ी में भी नहीं आती, उनका भी इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए जी। तो लेकिन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में कि हमारे पास फायर कंसल्टेंट नहीं मिलते, छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते जी। तो नेशनल बिल्डिंग कोड की जो फॉलो अप है वो नहीं पूरा होता जी। तो जहां तक ये मलिक सर ने कहा कि मलिक साहब मेरे टीचर भी रहे हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि बेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। बेसमेंट के भी अलग रूल्स हैं जी। बेसमेंट में ऐसा है कि हमें जो बेसमेंट में ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं जी, तो वो ड्राई टाइप के लगते हैं जी, और फर्स्ट बेसमेंट में लग सकते हैं, जो उसके नीचे वाली बेसमेंट है उसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लग सकता जी। तो ये सारी चीजों को कौन देखेगा, कौन चेक करेगा, और पीरियोडिकली कौन चेक करेगा जी। मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जी। तो जिसके चावला जी, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज है जो उनको लेना चाहिए। देखो, कमियां तो बहुत हैं इस सिस्टम में जी, लेकिन वो कमियों को गवर्नमेंट लेवल पे भी बेसिकली ज्यादा कमियां रहती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज पॉसिबल है और हर चीज का इलाज है जी। तो गवर्नमेंट की सिंसेरिटी बहुत ज्यादा, जैसे जब मैं चेयरमैन था तो ये इन्होंने लेन बनाई थी, फायर लेन जी। तो फायर लेन के जो येलो लाइंस लगाई जी, वो 10-15 दिन में वॉश आउट होगी जी, क्योंकि जब 22 सेक्टर में आग लगी थी, लोग मरे थे जी, तो उस समय सारा हंगामा हुआ, मीडिया ने उठाया तो वो लाइनें डाल दी। मुद्दा ये है कि जब एक्सीडेंट होता तभी हम इन मुद्दों के बारे में लाइनें कहां बता दीजिए, शहर में कहां है जी। फिर क्रेन्स की हमने पास की थी, मेरे ख्याल आज 2-3 साल हो गए, क्रेन नहीं खरीदी गई कि अगर आपको पैसे नहीं मिल रहा, पार्किंग सबको पता है पार्किंग में बुरा हाल है, आग लग जाए इस तरह में, तो गाड़ियां खड़ी हुई है डबल लाइन लगा के, तो अपनी क्रेन होनी चाहिए जो उठा के गाड़ियां साइड पे, अगर फायर ब्रिगेड को रास्ता मिले। कोई सिस्टम, चंडीगढ़ तो काफी ऑर्गेनाइज्ड शहर है जिसमें काफी सड़कें भी खुली हैं, लेकिन जो दूसरे शहर हैं जिनमें सड़कें भी तंग हैं, एग्जैक्टली यहाँ अफसर भी मानते हैं, काउंसलर भी पास कर चुके हैं कमेटी में, लेकिन वो परचेज के सिस्टम ही आई डोंट नो क्या है कि आज तक वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई जो हमारे डिसीजन है। हाँ जी, मलिक साहब, आप आखिरी कमेंट के तौर पे क्या कहना चाहेंगे जिससे हालत को सुधारा जा सके? जी देखिए, फायर की बात जहां तक है सही है, लेकिन आपके दर्शकों के ध्यान में एक बात पे और भी दिलवाना चाहूंगा जो शायद उनको हैरान कर देगी। बहुत ब्रीफ में हम जी हाँ, इसमें यह है कि जो इमारतें बनवाने वाले जब बनते हैं तो उसमें कितनी तीन डिजीजेस जो हैं बहुत कॉमन है, क्योंकि प्रिकॉशंस और सेफ्टी नॉर्म नहीं है, और वो भी ह्यूमन लाइफ ले रहे हैं, जैसे फायर लेती है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस एंड लेड पॉइजनिंग। नाउ इसके बारे में हमारे जब इमारतें बन रही हैं तो क्या नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी मौत कर रही हैं जी। फायर से भी मौत हो रही है, लेकिन वहां भी मौत हो रही है, और मुझे लगता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, उसमें मौत ज्यादा हो रही है रेदर देन द फायर जी। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम जो बातचीत हुई उससे आज जो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सेफ्टी नॉर्म है वो बिल्कुल उनको इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम है, उनके बनने में भी प्रॉब्लम है, और ओवरऑल हम काफी खतरनाक हालत में हैं। पर हम मुद्दा ये है कि हम हमेशा जब एक्सीडेंट होता है तभी बात करते हैं। आप सभी आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन हमें आगजनी के हादसे सुनने देखने को मिलते हैं, कहीं तकनीकी कारणों का हवाला दिया जाता है तो कहीं इंसानी गलती को आधार बनाया जाता है, कई बार साजिश की भी बात की जाती है। कारण कोई भी हो, प्रशासन को सुनिश्चित करना ही होगा कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है। दूसरी तरफ प्रतिष्ठानों के मालिक या कारोबारियों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी। आखिर एक छोटी सी भूल या तुच्छ सी बचत बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार।